नमस्ते शिक्षार्थी। अगर आप सेट 3 देख रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आप आ चुके हैं बिहार एसआई मेंस के लिए। यानी बिहार एसआई मेंस जो कि अभी आपका 19 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाना है, उसी से संबंधित जो हम लोग क्वेश्चन एक बेहतर लेवल का बना करके, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, उसी को हम लोग सेट प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए यूट्यूब पर प्रयास रहता है कि सप्ताह में 3-4 एटलीस्ट 5 भी कोशिश है कि वहाँ तक हम लोग पहुँचा सके, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, अपनी जो लेवल है उसको और अप किया जा सके, उसको अपग्रेड किया जा सके। उसी उद्देश्य के साथ ऊंची उड़ान आपके लिए लगा हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सबों का एसआई के इस मेंस वाले सीरीज में। स्वागत है आप सबों का जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम प्री का, अब उन्हें मेंस के लिए एक अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है, उनका स्वागत है। तो चलिए, क्या है हमारे आज सेट का क्वेश्चन। सेट नंबर 3 में क्या है, अभी तक सेट 1 और 2 कराया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम सेट 3 आपके लिए लेकर के आए हैं, फिर आपको सेट 4 भी आज से कल तक शाम तक में, यानी कल दिन तक में फिर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख पा रहा होगा कि क्या है आपके स्क्रीन का क्वेश्चन, उसको देख लीजिए और वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आपको पता होगा भारत में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जिक्र किया गया। इसमें क्या है कि कुछ अधिकार जो है वह सिर्फ भारतीयों को मिला है और कुछ अधिकार जो है वो विदेशियों को भी मिला है। ठीक है, तो उसी में से आपको ये बात कर रहा है कि कौन सा अधिकार जो है वो विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। तो सबसे पहला, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार, जो कि आप पढ़े होंगे 29-30 से संबंधित आप बात करते होंगे, तो उसमें जो है ये है या नहीं है, इसको देखते हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर, जो कि समानता का अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन अल्पसंख्यकों का, ये भी आपको 29-30 से संबंधित हो जाता है। और अगला है डी नंबर, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो सबको प्राप्त है, यानी देश के साथ साथ विदेशी लोगों को भी क्या किया गया, ये प्रोवाइड करवाया गया। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ये आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछे कि विदेशियों के लिए कौन से अधिकार प्राप्त है, तो आप बता देंगे कि विदेशियों के लिए ये अधिकार जो है वो प्राप्त है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बता देना होगा कि आखिर ये बात किस में किया गया। तो आपको पता होगा कि भारत के अनुच्छेद 21A में बाद में इसको ऐड किया गया था, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को बाद में 21A में क्या किया गया, इसको ऐड किया गया था। 86वां संविधान संशोधन आप पढ़े होंगे, उसके बाद क्या कर दिया गया, इसे ऐड किया गया था। थोड़ा सा आपको एक और बेसिक सा चीज बता दें कि जो विदेशियों को सिर्फ अधिकार मिला है, अगर हम आपसे बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर एक हम आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पेज ले लें और एक्स्ट्रा पेज ले करके अगर हम आपको समझाएं, जो सिर्फ विदेशियों को मिला है, जो सिर्फ और सिर्फ विदेशियों को मिला है, जो सिर्फ विदेशियों को मिला है, उसमें अगर हम आपको आर्टिकल का बात करें, जो सिर्फ विदेशियों को प्रोवाइड कराया गया, मतलब सिर्फ विदेशी, मतलब सॉरी, विदेशी भारतीय सबको जो प्रोवाइड कराया गया, विदेशियों के लिए जो प्रोवाइड कराया गया वो है 14, वो है 20, वो है 21, वो है 21 का ए, जो अभी आपने पढ़ा। ये सब जितने भी हैं, 14 समानता से है, ये आपको स्वतंत्रता से है, ये भी आपको जो है स्वतंत्रता से संबंधित है, ये भी आपको स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये जो है 14, 20, 21, 21 का ए, ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, यानी विदेशियों को ये प्राप्त है। अगर सिर्फ केवल भारतीयों का बात किया जाए आपसे कि केवल भारतीयों को कौन सा अधिकार प्राप्त है जो विदेशियों को नहीं है, तो 15 जो है वो, 16 जो है वो, 19 जो है वो, 29 जो है वो और 30 जो है वो, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। यानी ये जो है ये आपको विदेशियों को प्राप्त नहीं कराया गया। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, गौर करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, एक मिनट, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कलर थोड़ा चुनने दीजिए इसलिए जो दिख जाए इस पे, हाँ, इसका कलर ये रहेगा, हाँ, कि कथन उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये कह रहा है कि उच्च की राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यही तो गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया ना। पूछिए गलत क्यों हो गया, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति जो 219 के तहत, याद रखिएगा, 217 के तहत, 217, 19 नहीं सॉरी, 217 के तहत जो है वह इसकी नियुक्ति करता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल उसकी क्या करती है, शपथ दिलवाती है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। तो इस आंसर में जब चलेंगे तो ए आपको जो है गलत है और बी जो है वो आपको सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ए गलत लेकिन आर सही है, इसलिए आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। डन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, और ये जो शपथ दिलवाता है वो 219 के तहत शपथ दिलवाता है, याद रखिएगा 219 के तहत जो है वो शपथ दिलवाता है। ठीक है, और 217 के तहत जो है वो क्या किया जाता है, वह उसकी नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची से संशोधित करने के लिए प्रावधान है। देखिए, अनुसूचित जो जाति थी, है ना, अनुसूचित जाति थी, उसमें कुछ जातियों को मिलाकर के एक ही जाति में डाल दिया गया था। तो कुल ऐसा माना जाता है या ऐसा प्रावधान है कि तमिलनाडु में जो है वह 7 समुदायों को मिलाकर के 7 समुदायों को मिलाकर के एक समुदाय में डाल दिया गया, यानी कि उसमें एससी के लिए संशोधित किया गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संविधान का संशोधन अनुसूचित जाति के आदेश संशोधन विधेयक 2021 के तहत जो है इसमें अधिकार लाया गया। तमिलनाडु में 7 जो आपको हम जाति बात करें उसको एक जाति में डाल दिया गया। वो जाति जिसमें डाला गया उसका देवेंद्र याद रखिएगा, देवेंद्र कुलम, यानी देवेंद्र कुल कहते हैं, देवेंद्र कुल बेल्लार जो है, इस जाति में इसको 7 जातियों को डाल दिया, जिसमें आप देखेंगे तो देवेंद्र कुल्लम आते हैं, कुंडमकम आते हैं, कदयम आते हैं, वर्थियम आते हैं, ऐसे हैं ऐसे ही अनुसूचित जातियां, उनको मिला करके एक में डाल दिया गया। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। और अनुच्छेद 341 के अनुसार कहा जाता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 341 कहता है कि अगर कोई भी राज्य का मामला अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है तो उसमें संशोधन करने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। तो इसलिए संसद ने इस अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित क्या किया है, अपना परिवर्तन किया है। सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित में 2 कथनों पर विचार करिए, यानी सत्ता की साझेदारी जो है उस पर आपको कथन पर विचार करना है। कथन पर यह विचार करना है कि और उसके अनुसार आपको कूट भरना है। तो सबसे पहला यह कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है। बिल्कुल सही बात है, सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता का बेहतर साझेदारी होगा तो लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र की आत्मा भी इसी को हम लोग यहीं पे कह देते हैं कि लोकतंत्र, जब तक सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष का भावना को कम करने के लिए मदद करता है। बिल्कुल बात ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है ना, ए और बी दोनों सही है, दोनों सत्य है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है। एक मिनट रुकेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति सदन का अंग होता है, यानी सदन बना ही होता है या संसद बना ही होता है किससे, तो राष्ट्रपति से मिलकर के। संसद जो है वह 3 अंगों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पहला तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया, दिमाग में बैठा लीजिए, पहला तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। मतलब अनुच्छेद 59 में यह बात मेंशन किया गया है कि वह सदस्य नहीं होगा, याद रखिएगा, सदस्य नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वह उसका अंग होगा। और 79 के तहत कहा गया, मतलब ये अंग होगा। और 79 में यह कहा गया कि जो हमारा संसद बना है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है, उसी में से ये बात सही है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बात तो सही है, सदन का सदस्य नहीं होता, ये भी सही है और ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इस परिस्थिति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, यानी कि हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, किसी भी राज्य में काम कर सकते हैं, किसी भी राज्य में बस सकते हैं, कहीं भी किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि शोषण का विरुद्ध नहीं, संवैधानिक उपचार भी नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं, समानता का अधिकार ये हमें देता है। याद रखिए, सॉरी समानता नहीं, सॉरी एक मिनट, स्वतंत्रता का अधिकार, एक मिनट, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने घूमने का जो अधिकार है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आपको हम थोड़ा सा बात बता दें
आप इसमें 19 पढ़े होंगे ना, 19 में जो है उसका टोटल ABCDEFG करके प्रावधान आप सुने होंगे। तो उसी में 19 के 1 का जो डी है ना, 1 का जो डी है उसमें कहता है कि हम भारत के किसी भी भाग में कहीं भी अबाध रूप से घूम सकते हैं। उसका 19 का ए का ई कहता है, ए का ई कहता है किसी भी अगर हम क्या नाम है क्षेत्र में बसना चाहें, निवास करना चाहें तो हम जाकर के निवास कर सकते हैं। तो ए का ई ये बात करता है। और 19 का ए का जी बात करता है, याद रखिएगा 19 का ए का जी बात करता है कि आप किसी भी पेशा को, किसी भी व्यवसाय को, किसी भी धंधे को आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में संबंधित है, यानी जो 42वां संविधान संशोधन साल 1976 में किया गया वो संबंधित किससे है वो बताना है आपको। हाँ दीपू, तो क्या कहता है जरा गौर करिएगा। ये आपको कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। हाँ बात सही है, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन आप पढ़े होंगे, तो मूल कर्तव्य को जो है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, याद करिएगा, आपको पता होना चाहिए। ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन में सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था 10। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया। ये भी बात आप कहने के तौर पे कह सकते हैं कि हाँ सही बात है कि लोकसभा का अधिकार जो है उस समय, क्योंकि देश में इमरजेंसी लगा हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, याद करिए, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया था। हालांकि फिर आगे चल करके उसके कार्यकाल को 44वां संविधान संशोधन करके कार्यकाल को 5 कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, नहीं, ये तो आपको 1944 के 1978 के 44वां संविधान संशोधन में यह जिक्र किया गया, आपको पता होना चाहिए, जिसको 300A में डाला गया, जो कि पहले आर्टिकल 31 था उसको हटा दिया गया। ये ना कि 1946 के 1976 के 42वें संविधान संशोधन में था, बल्कि 1978 के बार बार ये आ जा रहा है 1978 के 44वें संविधान संशोधन में था। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर प्रस्तावना में संशोधन, हाँ प्रस्तावना में संशोधन करके याद करिए, समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द आप सुने भी होंगे, है ना, कि ये सारे शब्दों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्दों को जोड़ा गया। वो भी कब, 1942 में 76वां संविधान, यार 1976वां संविधान संशोधन जो था, अरे यार थोड़ा क्या है कि कंफ्यूजन है, मतलब 42वां संविधान संशोधन साल 1976 में जो कराया गया उसके तहत जो है ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन में, इसलिए 1, 2 और 4 सही है। देखिए 1, 2, 4 कहाँ है, 1, 2, 4 डी हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार फिर आपको हम बता दें 1 मिनट के लिए, थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम आपको कर दिए। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 42वां 1976 में होता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, हाँ 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, उसी साल जोड़े गए, ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया, हाँ ये भी 42वां संविधान संशोधन में ही हुआ, ये भी 42वां भी हुआ, साल 1976 में ही हुआ ये भी। हालांकि बाद में फिर इसको 6 से 5 कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन में, तो आपको वो तो कर नहीं रहा है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, नहीं ये भैया हटाया गया कब, 1978 में हटाया गया 44वां संविधान संशोधन में, इसलिए ये नहीं होगा, बाकी ये आपका हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। देखिए सिक्किम राज्य के संबंध में जो विशेष प्रावधान करता है, क्योंकि इसमें सभी कुछ ना कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का ही बात करता है, तो उसमें सिक्किम का जो बात करता है 1971 का जो एफ है ये आपको याद रखिएगा, ये जो है वो आपको बात करता है किससे, तो ये जब 76वां संविधान संशोधन हुआ, 76वां बोल रहे क्या नाम है, 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, उसके बाद ही क्या कर दिया गया, सिक्किम को क्या कर दिया, विशेष राज्य के दर्जा के तौर पे रखा गया। अगर हम बात करेंगे 371C का, तो ये आपको बात करता है मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में, आप सुने होंगे। 1971 जो है वो आपको बात करेगा किसको लेकर, महाराष्ट्र गुजरात को लेकर के। 1971 का ए का बात करेगा तो वो नागालैंड का बात करेगा। तो इस तरह से ये आपको प्रावधान दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, कह सकते हैं कि संघ सूची में कुल 100 विषय। आपको पता होना चाहिए कि जो संघ सूची है वो 100 विषय वाले हैं, तो बात तो सही है। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए आपको पता होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया। तो संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, सही। वर्तमान में अभी 100 हैं, पहले कितने थे, 97 थे। राज्य सूची में कुल 61 विषय है, बिल्कुल सही। पहले कितने थे, 66 थे। इनको हटा करके
5 घटा करके 61 कर दिया गया। समवर्ती सूची में 51 है, ये गलत हो गया। समवर्ती सूची में 57 नहीं, सॉरी 47 नहीं बल्कि 52 है। वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। अब थोड़ा थोड़ा चेंज किसमें हुआ है? तो 100 जो है वो पहले 97 था, तो ये 100 हो गया। ये 61 विषय है जो पहले 66 था। ये पहले क्या था? 47 था जो कि कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ। और ये कब परिवर्तन हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में ये परिवर्तन किया गया। 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, इसलिए उसको लघु संविधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ 42वां संविधान संशोधन, इसलिए उसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। तो सी आपका हो गया गलत, तो आंसर खोज लीजिए कौन? 1 और 2 दोनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। संघ सूची सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक संशोधन है, दूसरा तरफ इसका प्रावधान है। गौर करते हैं। पहले बात करते हैं 101वां, दूसरा बात करता है आपका 101, दूसरा क्या बात करता है आपको 102, 103। तो 101वां संविधान संशोधन जो है वो वस्तु और सेवा कर से बात करता है। तो 1 का 3 देखिए कहां है? 1 का 3, ओ देखिए आपको यहीं से ऑड एंड आउट निकल गया। ऑड एंड आउट इसी को कहते हैं निकालना, मतलब एक भी आपको पता है तो आप वहां से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन जो हुआ है, 101वां संविधान संशोधन हुआ है 2016 में हुआ, जो कि जीएसटी से संबंधित है, मतलब वस्तु और सेवा कर से संबंधित जो है वो उसका बात करता है। अगर 102वां संविधान संशोधन का अगर आप बात करेंगे तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ है, याद रखिएगा 2018 में हुआ। और 102वां संविधान संशोधन जो है वो आपको अति वर्ग पिछड़ा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे का बात करता है। 103वां संविधान संशोधन जो है वह 2019 में हुआ है, 2019 में हुआ है। और ये आपको हुआ है किसके लिए? तो ये आपको हो गया है जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जिसको EWS कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसका बात करता है। और 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ है, जो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय जो थे उनका जो है प्रावधान हटा दिया गया है। आई होप आंसर कर लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब कराया, यानी पहली बार जो एनसीटी वाला जो जोन था उसमें चुनाव कब करवाया गया? तो नेशनल टेरिटरी जो जोन है या नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसमें कब करवाया गया? तो पहला बार जो चुनाव करवाया गया वो साल 1993 में चुनाव करवाया गया। पहला बार जो चुनाव हुआ वो साल 1993 में चुनाव करवाया गया। अब ये जो चुनाव साल 1993 में हुआ, ये दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, ये 69वां संविधान संशोधन जो हुआ, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत, 1991 के तहत 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है वह दिल्ली में ये चुनाव करवाया गया। पहला बार चुनाव कब हुआ? तो नवंबर 1993 में हुआ। और पहला जो चुनाव हुआ उस चुनाव में मदन लाल खुराना, याद रख लीजिएगा, मदन लाल खुराना जो हैं वह क्या बने? वहां के सीएम बने। और कुल जो लोकसभा की विधानसभा की सीट जो है वो 70 निर्धारित की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्वतंत्र भारत संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो, यह बयान किसका था? तो यह बयान था जवाहरलाल नेहरू जी का बयान था। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस के एक सभा में, यानी कांग्रेस की तरफ से जो है संविधान सभा में ये बातें की घोषणा की कि जो स्वतंत्र भारत में संविधान जो बनेगा उसमें बाहरी किसी हस्तक्षेप से ऐसा संविधान द्वारा बनाया जाएगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। यानी वयस्क मताधिकार कहने का मतलब कि सभी व्यक्ति मिल करके देश की सरकार को बनाएंगे। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन किया गया। अभी जस्ट आपने पढ़ा, उद्देशिका का संशोधन जो हुआ वो 42वां संविधान संशोधन हुआ, अभी आपने पढ़ा भी था। और यही 42वां संविधान संशोधन साल 1976 में कराया गया। और इसके बाद अभी तक मतलब जो उद्देशिका में जो संशोधन हुआ है वो अभी तक कुल एक बार ही संशोधन हुआ है, ये बात दिमाग बैठा लीजिएगा। और इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें आपको पता होगा, समाजवादी अभी जस्ट सुने थे, आप अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो आई होप आपको यह बात क्लियर कर दिया गया। 11,022 जो मीटर है गहराई के साथ पृथ्वी के महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो आप पढ़े होंगे मरियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि प्रशांत
महासागर का मरियाना खाई जो है ये सबसे गहरा है, ये दुनिया का सबसे गहरा है, जो कि कहा जाता है चैलेंजर द्वीप के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग चैलेंजर द्वीप भी कहते हैं, इसी को हम लोग चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। वहीं जावा का बात करेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जावा खाई हिंद महासागर में, जो कि 7450 मीटर के आसपास की गहराई है। अटलांटिक महासागर में प्यूट्रो खाई का बात करेंगे तो प्यूट्रो खाई जो है वो 8376 जो है वह मीटर है। इस तरह से आपको देखने को मिलता है मरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर का जो साउथ पश्चिमी भाग है ना, उसमें आपको ये दक्षिणी भाग जो है उसका देखने को मिल जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए बाह्य कोर जिम्मेदार है। याद रखिएगा, जो बाह्य कोर है, क्योंकि ये निकेल और फेरस, जिसको आयरन कहते हैं, आयरन से ये क्या है, बना हुआ है तरल पदार्थ, जो कि कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनने पे मजबूर, क्योंकि जब ये बनेगा तो कहीं ना कहीं ये बनता है। आपको एक और बात पता होगा, पृथ्वी जो है उसके 3 भाग हैं, क्रस्ट ऊपर, मेंटल है, फिर क्या है, कोर है। तो सबसे नीचे जो कोर है, यही कोर का 2 भाग है, ऊपरी कोर और निचला कोर, ठीक है। तो वो उसमें आपको निकेल और आयरन देखने को मिल जाता है। गोदावरी नदी का प्रवाह जो वेशिन है या अफवाह वेशिन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में फैला हुआ है? किसका बात कर रहे हैं? गोदावरी का। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। नहीं, इतना दूर तो केरल ये तो जाएगा नहीं ना, ये वहां तो जाएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, फिर केरल तो जाएगा नहीं, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा। नहीं, तमिलनाडु तक भी वो नदी नहीं जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आपको बी नंबर हो जाएगा। आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। एक और बात थोड़ा सा समझ लीजिए, गोदावरी नदी जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, एक मिनट, गोदावरी नदी जिसको आप दक्षिण गंगा भी कहते हैं, है ना, उसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक जो इसका फ्लो है, सबसे अधिक, वो महाराष्ट्र में, मतलब लगभग 50% के आसपास अकेले ये महाराष्ट्र में फ्लो करता है, लगभग 50% कह सकते हैं, यानी 48% समथिंग में जो है फ्लो करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भी इसका फ्लो है। अगर गोदावरी नदी की लंबाई का बात करेंगे तो 1465 जो है वह किलोमीटर की क्या है, लंबाई है, और यह नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, वहीं से ये क्या करती है, निकलती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। हरित क्रांति के बाद आने के बाद भारत आत्मनिर्भर बन गया, कह सकते हैं। हरित क्रांति के कारण एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी की पोषक तत्वों की हानि होने लगी, चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। और हरित क्रांति के कारण ताजे भूजल की कमी हो गई, बात तो ये भी सही है भैया, बात सही है, तीनों का तीनों बात सही है। क्या कि पता होगा 1960-70 के दशक में भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है वह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाने लगा। एक तरफ जहां हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हुआ, दूसरी तरफ कई निगेटिव भी देखने को मिले, और वो जो निगेटिव देखने को मिला वो ये हुआ कि आने के बाद भारत आत्मनिर्भर तो बन गया, ये बात तो सही है, ये तो पॉजिटिव वे में हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ निगेटिव हुआ कि भूजल घट गए, हरित क्रांति से फसल बार बार मिट्टी की पोषक तत्वों की कमी हो गई। तो 2 और 3 जो है ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सबके सब क्या है, सही है। यहां अभी कथन और कारण के 2 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कूट को सही विकल्प करिए। पहला एक, पंजाब और हरियाणा में चावल एक ही वाणिज्य फसल है, किंतु ओडिशा, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, चावल और जो ये क्या नाम है, पंजाब और हरियाणा में चावल जो है वो वाणिज्य फसल है, क्योंकि उत्पादन बहुत होता है, मतलब लोग वहां पर इस चीज को व्यवसाय के तौर पे देखते हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या सस्टेनेबल हो जाता है, यानी उतना उत्पादन जितना हमारी खपत है। निर्वाह कृषि मुख्य रूप से एक किसान अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल उगाते हैं, हाँ बात तो ये भी सही है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उगाते हैं, जिसमें बिक्री और व्यापार का कोई अधिशेष नहीं होता, यानी उतना उत्पादन नहीं होता है कि उसको मार्केट में बेच सके। इसलिए ए जो है बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है, और बी बताता है ए को कि ये बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सत्य है, और आर बताता है कि ए जो है वह उसका सही व्याख्या कर रहा है, आर जो है वह ए का क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती है? मक्का ही एकमात्र ऐसा है जो खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो गेहूं जो है रबी है, चना जो है रबी है, बाजरा जो है वो खारिफ है। ये रबी और खारिफ दोनों में उगाया जाता है, 2 तरह का हमारे यहाँ क्या होता है कि ये फसल बोया जाता है, रबी और खारिफ।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो है ग्रामीण क्षेत्र का जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या का बात कर रहा है। तो देखिए जरा गौर करिएगा एक बात कि यहां पर जो ऑप्शन आपको दे रहा है वो क्या क्या दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का बात कर रहा है। ऑप्शन आपके पास 78.74, 88.71, 81.50 और 73.81। तो जितना आप ज़्यादा देखेंगे वही आंसर जाएगा। तो ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा है 88.71, क्योंकि अभी भी भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं गांवों में पूर्णतः कह सकते हैं कि बसता है। लगभग 11% जो है हमारा 11.29% जो है वो आपको शहरों में बसता है, बाकी सब गांवों में बसता है। वहीं अगर भारत का बात करेंगे तो भारत का कुल अगर औसत बात करेंगे 68.8% ग्रामीण बस्ती है। वहीं अगर बात करेंगे शहर का तो 31.8% के आसपास, 2% के आसपास लगभग वो क्या होता है, वो आपको शहरों में बसता हुआ दिखता है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है आपको पता होना चाहिए, भारत और बांग्लादेश का जो एक जगह है जो जोड़ता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों को जोड़ करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाता है बंगाल में, वो मैंग्रोव जो है वो वन हो जाता है। इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम बंगाल। सॉरी, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डन है, पश्चिम बंगाल। और लगभग अगर आपको हम एरिया का बात करें तो लगभग उसका एरिया का पूरे भारत में जो मैंग्रोव वन पाया जाता है उसका 42.45% अकेले जो है वह मैंग्रोव वन यहीं पर पाया जाता है। फिर गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में कितना परसेंट, 23.66%। फिर अंडमान में 12% के आसपास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कहता है यदि आप बिहार राज्य जाते हैं तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ देखेंगे। अगर हम बिहार आएंगे ना, मतलब आप लोग बिहार आएंगे या बिहार में हैं तो सोमेश्वर पहाड़ी आपको यहाँ मिलेगा। पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिम भाग जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सोमेश्वर की पहाड़ी आपको वहीं देखने को मिलती है। ऊंचाई जो है इसकी 874 मीटर है। ये श्रेणी भारत और नेपाल के बीच का जो है प्राकृतिक रूप से एक सीमा भी बनाता है ये सोमेश्वर की पहाड़ी। बाकी बांका में आप जब जाएंगे तो बांका में आपको भारत का ये दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाता है। गया जाएंगे तो ये एक आपको ब्राह्मणी पहाड़ी वहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमूर का पठार वगैरह आपको रोहतास में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सोमेश्वर का बात किया तो सोमेश्वर आपको पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा। औद्योगिक बेरोजगारी से क्या मतलब है, औद्योगिक बेरोजगारी किसको कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब होता है कृषि में कार्य करने वाले लोग बाकी मौसम में बेरोजगार होते हैं। ठीक है, औद्योगिक बेरोजगारी है ना। चलिए ठीक है, ये तो होगा नहीं ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बात ही कर दिया किसका, कृषि कार्य का। हथकरघा उद्योग में लगे लोग नए मशीन की स्थापना के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ, ये शब्द कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है, ये शब्द जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, क्यों जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि जब से इंडस्ट्री आया है कहीं ना कहीं हथकरघे उद्योग को ताला लगा दिया गया। छोटे भूमि पर जितने लोग कार्य करने की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग लगे हुए नहीं, ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है। आप छिपी हुई बेरोजगारी सुनते होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करके मन के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है, ये भी एक बेरोजगारी ही होती है ना, ये भी बेरोजगारी ही होते हैं। लेकिन इसको आप कह सकते हैं बेरोजगारी में, पूर्णतः बेरोजगार वाले पॉइंट में आप रख सकते हैं, छिपी बेरोजगारी टाइप में ही रख सकते हैं। ये भी, ये आपको जो है मौसमी बेरोजगारी में आ जाता है। ये आपको इसको जो है मौसमी बेरोजगारी में रखेंगे, ये मौसमी बेरोजगारी हुआ। ये औद्योगिक बेरोजगारी, ये दोनों छिपी हुई बेरोजगारी हुई। कृषि के कर्तन धन प्रणाली के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पश्चिमी घाट में कुमरी, हाँ ये हम लोग पश्चिमी घाट में कुमरी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आंध्र प्रदेश में पुदु, ये भी बात सही है, पुडु। मध्य प्रदेश में कोमान, मध्य प्रदेश में एक्चुअली में कोमान नहीं कहते हैं, मध्य प्रदेश में आप पढ़े होंगे कि इसको पामा, डाबी, ब्रिंगा, ये सब इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको बात करेगा कि एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में, सॉरी एक मिनट, कोमान जो है, ये कोमान जो है ये आपको गलत आंसर दे रहा है। जो राजस्थान है ये भी बात सही है। ठीक है, तो आपको अगर देखने को मिलेगा तो ये यहां पर समझ लीजिए कि राजस्थान बेल्लार ये भी सही है। मध्य प्रदेश में इसको बेवार दहिया के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। ये कोमान, पामा, डाबी, है ना, ये इसके साथ नहीं जाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ क्या जाएगा, तो बेवार और दहिया जाएगा। बेवार नाम सुने होंगे और दहिया नाम सुने होंगे, ये सब मध्य प्रदेश में कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला की रचना मतई भाषा में की गई है। मतई भाषा में पूछ रहा है कि कौन सी जो है वह नृत्य को की गई है, तो मतई भाषा में जिस नृत्य को किया गया वो है मणिपुरी।
जो मणिपुरी है वो मतई भाषा में किया गया, मणिपुरी जो है वो मतई भाषा में किया गया। ऐसा कहा जाता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक जो परंपरा है उसको देखते हुए इस तरह का भाषा जो है, मतलब इस तरह का डांस वहाँ पर देखने को मिलता है। और हिंदू धर्मों में जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, याद रखिएगा, जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं वो इस तरह के भाषा का उस तरह के नृत्य शैली का उपयोग करते हैं। और इसमें जो वेशभूषा होता है, महिला नर्तकी के रूप में एक बेलनाकार स्कर्ट्स पहनती है और उस तरह से आपको वह देखने को डांस मिलता है। बाकी बात करेगा सत्रिय का, तो सत्रिय जो है वो आपको असम में है, छऊ आप पढ़े होंगे झारखंड ओडिशा वाले क्षेत्रों में, और आपको ये भरतनाट्यम पता ही होगा तमिलनाडु का है। इसके अलावा बात करेगा कथकली में नृत्य के जो कलाकार होते हैं उनके कितने प्रकार के श्रृंगार या श्रृंगार को वेशम कहते हैं उपयोग किया जाता है, तो कुल जो है वह 5 प्रकार का, याद रखिए 5 प्रकार का वेश जो है या 5 प्रकार का जो श्रृंगार है वो करते हैं। जैसे इसमें आपको 1-2 नाम बताएं तो पच्चा, काठी, थाड़ी, करी और मिनको, है ना, मिनुक्कू, ये इसको कहते हैं। पच्चा जैसे मतलब हो गया कि शांत दिव्य स्वरूप को दिखाता है। ये काढ़ी जो होता है ये आपको बहादुर होने का एक दिखाता है, और आप उस कथकली में आपको ये सब भेष देखने को मिल जाता है। थाड़ी जो होता है ये आपको लाल मूछ, लाल सफ़ेद दाढ़ी, ये सब उस तरह का ये दिखाने का कोशिश करता है। कड़ी जो होता है ये आपको एक रावणियों के जैसा एक शैली वो दिखा देता है। मिनुक्कू जो कहा जाता है ये महिलाओं के जो है ऋषि का, इन सब का वेशभूषा आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? जो गोल पोस्ट होता है बना हुआ, उस गोल पोस्ट की फीफा का एक स्टैंडर्ड ऊंचाई सेट किया गया, तो फीफा का जो अनुसार है उसके अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होता है। 8 फीट, 8 फीट को हम लोग अगर मीटर में बदलेंगे 2.44 मीटर होता है। वहीं अगर चौड़ाई का बात करेगा ना, देखें इस तरह चौड़ाई भी रहता है ना, चौड़ाई भी रहता है, तो चौड़ाई जो होता है वो 24 मीटर होता है। चौड़ाई जो है वो 24 24 फीट होता है, और मीटर में बात करेगा तो 7.32 मीटर होता है। वही अगर बात करें कि नाम बदलने से पहले जो माउंट एवरेस्ट है, बहुत बढ़िया सवाल है, शायद आप बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पहली बार सवाल देखने को मिला होगा, है ना, पहली बार ये में भी सवाल आपको देखने को मिल गया होगा कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट का डैश के केवल रूप में जाना जाता था, माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 के रूप में पहले देखा जाता था। आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में समझा दें कि 1850 के दशक में ग्रेट ट्रिगोमेट्रियन जो मेट्रिकल जो सर्वे था ऑफ इंडिया, उसने क्या किया था कि एक सबसे ऊंची चोटी का खोज किया था। तो उस समय कुछ ऐसा नाम स्पेसिफिक था नहीं, तो इसका नाम चोटी 15 के नाम से दे दिया गया, मतलब रैंकिंग के अनुसार इसको अपना नाम दे दिया गया। बाद में 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है, याद रखिएगा, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है ना, सोसाइटी के पूर्व उसके सर्वेयर थे जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके ही नाम से सम्मान दिया गया। जो रॉयल ज्योग्राफिकल सर्वे था, सोसाइटी था, उसी के एक व्यक्ति थे, सर्वेयर थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर यह नाम दिया गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, हालांकि इसका नाम और भी है, जैसे नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, और तिब्बत में अगर आप चले जाएंगे तो इसी को चोनोलुंगाम्बा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि बोध गया, आपको पढ़ा होगा गया में, है ना, पढ़े होंगे, बहुत फेमस भगवान बुद्ध के जो शरण जहाँ, मतलब ज्ञान जहाँ मिला था, वहीं पर ये बात किया गया। वहीं पर एक अशोक के द्वारा जो है वो मंदिर भी बनाया गया था। 260 ईसा पूर्व वहाँ पर पहला मंदिर भी बनाया गया था, और 2002 में इसको यूनेस्को में भी रखा गया। ये याद रखिए, विश्व धरोहर सूची में ये मंदिर को भी रखा गया है, और कहा जाता है यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर को यूनेस्को में रखा गया? मतलब यूनेस्को का भारत में 3 कैटेगरी बना हुआ है, मतलब 3 कैटेगरी, मतलब एक हो गया आपको सांस्कृतिक कैटेगरी, सांस्कृतिक, एक हो गया आपको प्राकृतिक, और एक हो गया आपको मिश्रित। मिश्रित में तो एक ही है जो कि कंचनजंगा वाला राष्ट्रीय उद्यान है एक, प्राकृतिक में टोटल 7 हैं, और सांस्कृतिक में टोटल 36 हैं, और वर्तमान में यूनेस्को में कुल 44 है। मराठा वाला जो अभी हाल में सुने होंगे वो अभी हाल में 44वां 2025 में जोड़ा गया था।
तो अभी वर्तमान में बात करेगा तो 44 है, और सांस्कृतिक में 6 है, प्राकृतिक में क्या है टोटल 7 है, और मिश्रित में क्या है टोटल 1 है। तो ये था आपका आज का सवाल। बाकी यहाँ से आपको आदित्य सर, मनोज सर लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं सेट नंबर 4 के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। हैप्पी 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 फिर से बोल दे रहे हैं आप सबों को ढेर सारी बधाई। पीटी पास करने के लिए मेंस की तरफ और बेहतर कदम बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो फाइनली अभी आदित्य सर वर्तमान में मौजूद नहीं है, तो आप लोग का सेट रुके नहीं, कंटिन्यू चलता रहे, इसलिए आज वाला जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का सेशन है उसको मैं ही आप लोग को कवर कराने वाला हूं। तो चलिए पहले हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर क्या कह रहा है, तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो 1615 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो मुगल शासक उस समय जहांगीर हुआ करता था, जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था, अमर सिंह। और उसी संधि के द्वारा अमर सिंह ने हालांकि मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, इन्होंने ही स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था। तो 1615 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करें हम लोग आगे की, तो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो बंगाल में पोस्टेड थे, ये ध्यान रखिएगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। इन्होंने ही 29 मार्च को कहें, 29 मार्च 1857 को ये महान क्रांति की शुरुआत की हुई थी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे की बात कर लें, तो आगे क्या कह रहा है, तो 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके। तो ये एकदम सही हो जाता है, इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और ना ही ब्रिटिश के सामने झुके थे। साथ ही में तिलका मांझी ने क्या किया था, तो अगस्टस क्वींसलैंड पे हमला किया था, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, बिरसा मुंडा ने संथाल हुल की शुरुआत की थी, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि संथाल हुल की शुरुआत कान्हू और सिंधु के द्वारा 1855 में किया गया था। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा गलत हो जाता है, कान्हू और सिद्धू के द्वारा, कान्हू और सिद्धू के द्वारा ये वाला संथाल विद्रोह कहें या संथाल हुल की शुरुआत की गई थी। तिलका मांझी ने अगस्तस क्वींसलैंड पर आक्रमण किया था, ये भी सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सही है। ठीक है, 2 गलत है, तो 1 और 3 किस में हो जाता है, तो ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे की बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोग नहीं था। तो हालांकि गांधी जी के साथ नहीं था, सहयोगी नहीं था, वो कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। हालांकि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये चंपारण आंदोलन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इन्होंने ही 1975 के आसपास जो कहे कि इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इमरजेंसी लगा था, इन्हीं की वजह से लगा हुआ था। पूरे देश में इन्होंने हालांकि शुरू कर दिया था छात्र आंदोलन, बाकी ये सब लोग उसमें मौजूद थे। बात करें चंपारण आंदोलन का, तो ये 1917 में हुआ था चंपारण में। किस लिए हुआ था, तो तीन कठिया प्रथा अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य जो था, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा हालांकि चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चंपारण में कई बार पूछता है कि चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था चंपारण आंदोलन के लिए, तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का नाम उससे जुड़ा हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी। हालांकि उनके भोजन में शायद पॉइजन मिला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो बतख मियाँ करके एक व्यक्ति था, उन्होंने बचाया हुआ था। आगे की बात कर लें, तो निम्नलिखित में से किस यात्री ने नारियल और पान का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, उसी में उन्होंने बड़े विस्तार से भारत की भोजन सामग्री का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने पान और नारियल का भी जिक्र किया हुआ है। खास करके कोई पान खा के इनके ऊपर
फूक हो गए, मतलब एक तरह से कर दिया था, इसलिए उन्होंने ये जिक्र किया है। ये कहने वाली बात है, शायद सही है या गलत ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पान और नारियल का जिक्र है इसके बुक में, ठीक है। फिर आगे की बात कर ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इस मंदिर, राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक जो हुआ करते थे, कौन थे उस समय? तो उस समय राज प्रथम हुआ करते थे, राज प्रथम। इन्होंने ही हालांकि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो शिव को समर्पित था। कई बार ये भी पूछ देता है, तो शिव को ये समर्पित था। फिर आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है भैया, वो देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ ही था, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ ही था, खिलाफत आंदोलन 1928 में नहीं हुआ था, ये 1919 में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये 1928 न होके 1920 ये सही हो जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला हुआ था। आगे की बात कर लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, प्रयागराज में। हालांकि इलाहाबाद स्तंभ लेख में, अभिलेख में इसका जिक्र है, ठीक है। तो इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। जो कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ये हुआ करते थे, जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को इसमें इन्होंने गनाया हुआ है, लिखा हुआ है। फिर बात करें आगे की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा समूह क्या था? चालीसा समूह की बात करें तो चालीसा जो था 40 तुर्क सरदारों का समूह था, 40 तुर्क सरदारों का समूह था, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? निर्माण तो हालांकि इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने इस चालीसा का निर्माण किया था, इल्तुतमिश। और इसका अंत की बात कर ले, अंत किसने किया था? हालांकि चालीसा का अंत जो किया था, अंत, तो अंत में बलवन का नाम आता है, ठीक है। बलवन ने इसको समाप्त किया था और निर्माण हालांकि शुरू किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इसके बारे में, इस समूह के बारे में पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा का समूह क्या था? तो चालीसा का समूह देख लेते हैं क्या था। तो ये बात कर लें अगर, तो यहाँ पे वे ज्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्क गुलाम थे, एकदम सही है, जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद मध्यकाल में सत्ता संभाली थी, एकदम सही बात है, ठीक है, यही सही हो जाएगा। सत्ता हालांकि संभाली नहीं थी, लेकिन सत्ता इन्हीं के बदौलत चलता था, जिसको चाहते थे बैठा देते थे सत्ता पे और जिसको चाहते थे उखाड़ के फेंक देते थे। तो एक तरह से कहे तो इनडायरेक्टली यही सत्ता चला रहे थे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, 39 नंबर वाला, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर बात कर लें आगे की, तो एक 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 40 नंबर का, निम्नलिखित पुस्तक का उससे संबंधित लेखकों के नाम बताएं, लेखक का, ठीक है, लेखक का नाम यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ताजुल अमीर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ताजुल अमीर ये हसन निजामी हो जाते हैं, हसन निजामी। और बात कर लें खजैन उल फतूह का, तो ये हो जाते हैं अमीर खुसरो। फिर तारिके फिरोज शाही की बात कर लें तो ये जियाउद्दीन बरनी हो जाते हैं, जियाउद्दीन बरनी। और तारिके मुबारक शाही की याह्या बिन अहमद सरहिंदी हो जाते हैं। तो ये किस में दिया हुआ है? एक का दो किस में है? तो एक का दो इसमें है, इसमें, बाकी सब में नहीं है, यही सही है। 2 4 3 1 ये सही हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर आगे की बात करें हम लोग, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? वो था ऑपरेशन पोलो, जो हैदराबाद के निजाम के खिलाफ 1948 में भारतीय, ये हालांकि पुलिस करवाई थी, पुलिस के बेस में हमारे सैनिक उसमें मौजूद थे, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाता है।
फिर बात कर ले तो किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो उसने कहा था पिग्गट ने। ठीक है, पिग्गट ने ये बात कही थी, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो प्रशासनिक की बात करें, प्रशासनिक इकाई या प्रशासनिक सुविधा वो सेम थी उस समय का, इसलिए इनके द्वारा उसको जुड़वा राजधानी कहा गया था। फिर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो मुस्लिम लीग ने को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग ने को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मंगाया था। हालांकि इन्होंने पाकिस्तान की मांग किया था, पाकिस्तान को अलग देश मांग करने के लिए 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया हुआ था, जिसके चलते बंगाल में दंगा हुआ था। ठीक है, काफ़ी भयंकर दंगा बंगाल में देखने को मिला हुआ था। फिर बात करें तो भारत नौजवान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये देख लेते हैं। ये नौजवान सभा का निर्माण भगत सिंह के द्वारा कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना पंजाब में हुआ था, एकदम पंजाब में ही हुआ था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह इसके संस्थापक सचिव थे, तो एकदम सही बात है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी? तो नहीं भैया, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसमें युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य शुरू किया। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है? तो प्रशस्ति विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, ये भी सही है। तो ब्राह्मण ही प्रशस्ति वगैरह की रचना किया करते थे, जो विद्वान ब्राह्मण थे वही किया करते थे। राजा प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, ये भी सदियों से प्रथा चली आ रही है। ठीक है, अभी तो समाप्त हो गया है, पहले बहुत होता था। और ब्राह्मणों को भूमि में दान में दिया जाता था और ताम्रपत्र पे लिख के दे दिया जाता था। तो ये सही हो जाता है। राजा प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, जो ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। एकदम सही, ऑप्शन ए भी दोनों हो जाता है, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। फिर आगे की बात कर लें, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्य पर, ठीक है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ये क्या होता है? तो ये होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि टूटी फूटी जो होती है, खराब वगैरह, वो हो जाता है मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास हो जाता है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास। तो ये किस में है? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास कर दिया जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास हो जाता है। फिर बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहें तो पंचवर्षीय योजना में सबसे लाभदायक अगर बात की जाए अगर इसमें, तो ये हो जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992, हालांकि ये 90 में ही शुरू होने वाली थी, लेकिन भारत में आर्थिक मंदी आ गई थी, तो 90 में ना शुरू होकर 92 में शुरू हुआ था और 5 सालों तक 1997 तक चला। इसमें 5.6%, हालांकि यहाँ पे वृद्धि, ये कहें विकास की बात की गई थी 5.6% की, लेकिन ये 6.8% तक यहाँ पे विकास देखने को मिला था। तो ये हालांकि बढ़ा हुआ था विकास, इसमें विकास वृद्धि करके देखने को मिला हुआ था ये। तो इसीलिए ये कहा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है, तो इसी को माना जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी के दौरान अगर बात करें, इस पंचवर्षीय योजना में कई बार पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, किस पंचवर्षीय योजना में मिला था? तो ध्यान रखिएगा, इसी पंचवर्षीय योजना में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत
नगर निकाय और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है, 2002-3 में। तो ये सही हो जाता है। फिर आगे की बात कर लें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव से सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? कौन निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? मुद्रास्फीति क्या होता है? तो देखना भैया, मान लो 5 गो सामान है, खरीदार भी 5 गो हैं, ठीक है। अगर 5 गो से 10 गो खरीदार हो गए तो ऑटोमेटिक मुद्रास्फीति शुरू हो जाएगा, यानी कि मुद्रा की दाम घटने लगेगी। 5 वस्तु के लिए यहाँ 10 लोग लेने के लिए हैं, तो पैसा दबा के देना शुरू हो जाएंगे कि हम दे देते हैं इतना, हम दे देते हैं, बोली लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुद्रा का भाव गिर जाता है उस समय, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। तो ये किस कारण से हो सकता है? देखो, सार्वजनिक ऋण की चुनौती से, तो ये गलत बात है। बजट घाटे के वित्तीय के लिए जनता से उधार लेना, ये भी गलत है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, तो ये भी गलत हो जाता है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना एक तरह से मुद्रास्फीति को चुनौती देने के बराबर है, ठीक है। वेनेजुएला मादुरो वाला देश, उसने यही कार्य किया था, अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिए नए नोट छाप दिए थे, तो उस देश में मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई थी। तो लोग कहते हैं कि सब्जी खरीदने जाते हैं तो बोरा में पैसा लेके जाते हैं, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर हम लोग बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो सरकार की खाद्यान्न की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ाने का निम्न में से कौन सा कारक वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ाने का निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? तो ये सही ऑप्शन हो जाता है खाद्यान्न की बढ़ती मांग। अगर खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी तो यहाँ पे वसूली अनुरक्षण लागत तब तो बढ़ाएंगे जब वहाँ पे इकट्ठा करके रखना होगा। जैसे ये रखने वाला गोदाम है, अब ज़्यादा हम लोग का फसल उत्पादन हो जाएगा, खरीदार कम रहेंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगी गोदाम में रखने की, तो ज़्यादा फसलों की उत्पादित हो जाएगी। गोदाम अगर कम रहेगा तो उस समय यहाँ पे वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ जाएगी, ठीक है, कि इतना दोगे तब हम रखेंगे, उतना दोगे तब रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो खाद्यान्न की बढ़ती मांग, खाद्यान्न का मांगे बढ़ जा रहा है, तो यहाँ से लोग फसल को इसमें रखेंगे काहे, बेच देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं ज़्यादातर, तो वहाँ पे ये बढ़ेगा ही नहीं, अनुरक्षण लागत बढ़ेगा ही नहीं। तो सही ऑप्शन डी हो जाता है। फिर बात कर लें, वर्ष 2025 में मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य से तुलना करते हुए निम्न मुद्राओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में, तो बात कर लें इस समय यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर का यही है, लगभग वही है 82 से लेके 83 से लेके 85 86 तक मान लेते हैं, 86 के आसपास एक डॉलर में इतना रुपया, ठीक है, यूएस डॉलर। ब्रिटिश पाउंड की बात कर लें तो ये 105 रुपये से लेके 110 रुपये तक इसका रेट है, ठीक है, इसका है। यूरो की बात कर लें, यूरो की, तो ये हो जाता है लगभग 88 से लेके 93 रुपये के बीच में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 55 से लेके 60 रुपये तक हो सकता है। तो यहाँ अवरोही क्रम में सजाना है। तो पहले नंबर पे तो आ जाएगा कौन, ब्रिटिश पाउंड, ये तो सबसे महंगा हो गया, तो ब्रिटिश पाउंड, यानी कि 3 नंबर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 3 नंबर के बाद कौन आ जाएगा भैया, तो यूरो आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर, 3 2 1 फिर आएगा और लास्ट में 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, कि ग्रामीण बैंक की स्थापना की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो जो ग्रामीण बैंक, भारत के गांव से लेके शहर, एक तरह से खास करके गांव में अलग अलग हिस्सों में ये बैंक पहुंच चुका है, तो इसकी अवधारणा या कहें कि इसकी स्थापना की अवधारणा किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया? तो वही मोहम्मद यूनुस, ये वही यूनुस है जो बंगाल का कार्यवाहक राष्ट्रपति था, अभी तो नहीं है, वहाँ पे चुनाव हुआ है तो अभी हट चुका है, ये वही है, ठीक है। इसने ही 1976 में इसकी अवधारणा दी थी। हालांकि ये 1983 से ये बैंक कार्य करना शुरू किया था, और इसी के लिए ग्रामीण बैंक और साथ में मोहम्मद यूनुस को 2006 में
2006 में क्या हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार इसके लिए इसको दिया गया था। यहाँ पे देख लें एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, तो ये इनका नाम जुड़ा हो है पूरा पूरा योजना, ये भी हालांकि ग्रामीण से ही संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, सॉरी सी सही हो जाता है, मोहम्मद यूनुस। अभिकथन और कारक दिया हुआ है, ठीक है, अभिकथन और कारक दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं भैया। अभिकथन, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट ये वो रेट होता है ना, रेपो रेट, जिस रेट पे जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई वो अन्य बैंकों को ब्याज पे पैसे देता है ना, ये वो रेट है। तो रेपो रेट बढ़ने से बाजार में नगदी कम हो जाती है, तो एकदम सही बात है, रेपो रेट बढ़ेगा। अब देखो आरबीआई जो है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी, यानी पैसे अन्य बैंकों को जो दे रही है उसका ब्याज दर बढ़ा देगी, ठीक है, तो बैंक आरबीआई से कम में पैसा उठाएगा या 9 के बराबर उठाएगा। तो जब बैंक के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो लोन क्यों देगा, ठीक है, लोन नहीं देगा। देखो यहाँ पे आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है, आरबीआई के हाथ में होता है पैसा। जब क्या करना होता है कि लोगों के पास से जैसे वस्तुएं एकदम सस्ता हो जाती हैं, कहें तो महंगी, एक तरह से महंगाई कम करना रहता है, तो आरबीआई क्या करता है ना, लोगों से पैसे मंगाना शुरू करता है। वो किस माध्यम से करता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा, रेपो रेट को यानी रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक इससे उधार नहीं लेंगे, यानी आरबीआई से उधार नहीं लेंगे। जब बैंक ही आरबीआई से उधार नहीं लेंगे तो फिर बैंक अन्य लोगों को लोन कैसे देंगे, देंगे भी तो महंगे दर पे देंगे, क्योंकि ये आरबीआई से महंगे दर पे पैसा उठा रहे हैं, तो लोगों को भी महंगे दर पे देंगे, तो लोग थोड़ा पैसा कम उठाते हैं या 9 के बराबर उठाते हैं, बहुत ज़रूरी रहता है तो ही उठाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि अगर वस्तुएं एकदम सस्ती हो गई रहती हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है, तो रेपो रेट को आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, तो बैंक इससे उधार लेना यानी ऋण लेना शुरू कर देते हैं। तो बैंक इससे ऋण लेगा और लोगों को दे देगा। अब लोगों के पास भर भर के पैसा हो जाएगा तो क्या करेगा, सामान को खरीदना शुरू कर देगा, तो फिर से महंगाई अपने लेवल पे आ जाता है। तो आरबीआई बैठे बैठे सब खेल रचता है वहाँ से। तो यहाँ क्या कह रहा है, रेपो रेट बढ़ने से बाजार में नगदी कम हो जाती है, तो एकदम सही बात है, रेपो रेट बढ़ेगा तो नगदी कम हो जाएगी। बैंक आरबीआई से कर्ज लेना महंगा महसूस करते हैं, जिससे वे ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, और ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं। रेपो रेट ज़्यादा रहेगा तो ये लोन कम लेंगे, और रेपो रेट कम रहेगा तो ये लोन ज़्यादा उठाएंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये कहें तो एकदम सही बात है। जो सहकारी समिति होते हैं, हालांकि ये मिनिमम 10 लोगों का एक समूह होता है, जैसे हम ही में से 10 लोग मिलके एक संयुक्त रूप से खाता खुलवा लेते हैं और उसमें सालाना 50-50 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपया उसमें डालते हैं, और जिसको सदस्यों में से ही 10 से ज़्यादा हो सकता है, कितना हो लोग, तो सदस्यों में से ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से लेगा, अपना खेती बाड़ी करेगा और समय से 1 साल में हालांकि चुका देगा, वो पैसा दे देगा ब्याज सहित। तो ये होता है। तो कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, तो एकदम सही बात है, किसान ही इसमें ज़्यादा रहते हैं। न्यूनतम 15 सदस्य शामिल होते हैं, तो ये गलत बात है। न्यूनतम 10 सदस्य शामिल रहते हैं, 15 नहीं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम ज़्यादा कितना हो सकते हैं। इसमें 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसे ज़्यादातर मिनिमम 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। लेकिन इसे बढ़ाकर 3 वर्ष भी किया जा सकता है, 3 वर्ष भी किया जा सकता है। गैर लाभकारी संगठनों को सूक्ष्म वित्तीय सेवा प्रदान की जाती है, तो गैर लाभकारी संगठनों को ये नहीं देता है ऋण,
क्योंकि ये अपने ही सदस्य को देता है, खास करके किसान सदस्य को ये देता है। तो इस तरह से 1 और 3 सही हो जाता है। 1 और 3 किसमें है भैया, किसमें है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। फिर आगे की बात कर ले हम लोग, तो भारत में एक्सपोर्ट प्रियरनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान में इसके सीईओ की बात कर लें तो सुमन बेरी है, सुमन बेरी। इसके उपाध्यक्ष की नहीं, सुमन बेरी नहीं है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। सीईओ शायद सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम सीईओ हैं, ठीक है। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सीईओ कौन है, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं इसका, ठीक है। तो ये सही हो जाता है नीति आयोग, नीति आयोग हमारा सही ऑप्शन। आगे की बात कर लें तो रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है, देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपया सभी प्रकार के विनिमय यानी लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। तो एकदम सही बात है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो विदेशी, जैसे विदेश में घूमने, किसी भी देश में, तो उस देश की मुद्रा से रुपया बदल देते हैं और कुछ वस्तु खरीदना होता है तो उसे खरीद लेते हैं, तो ये सही हो जाता है। आगे बात कर लें हम लोग, 56 नंबर क्या कह रहा है, 56 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा निर्गम मूल्य से अधिक होता है, हमेशा निर्गम मूल्य से अधिक होता है, ठीक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी जो होता है हमेशा निर्गम मूल्य से अधिक होता है, ये सही होता है। देखो ये क्या होता है एमएसपी, जिस पे सरकार एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे सरकार क्या करती है, किसान से फसल खरीदती है, जिस रेट पे सरकार किसानों से फसल खरीदती है उसे कहते हैं हम लोग एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और वहीं पे देखो सरकारी उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए भारी खाद्य सब्सिडी वहन करती है। तो सरकार क्या करती है ना, पहले तो खरीदती है महंगे दर पे, उसमें सब्सिडी दे के, और जो गांव में राशन देने वाले लोग होते हैं, राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, उस माध्यम से लोगों तक ये अनाज पहुंचाती है। तो महंगा खरीदती है और सस्ते पे दे देती है, एक तरह से सब्सिडी शामिल करके, तो एक तरह से दोनों सही हो जाता है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा निर्गम मूल्य से अधिक होता है, और सरकार उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए भारी खाद्य सब्सिडी वहन करती है, एकदम वहन करती है, तभी तो इतना सस्ता 2 रुपया चावल, 1 रुपया चावल, 5 रुपया चावल, कभी फ्री चावल मिलता रहता है ना। ये दोनों का दोनों सही है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देख लेते हैं बैंक दर और मुद्रास्फीति के बारे में, ठीक है। बैंक रेट एंड इन्फ्लेशन के बारे में कथन, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो आरबीआई बैंक दर को कम कर देता है, ये एकदम गलत है। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बैंक दर को काहे कम करेगा और बढ़ा देगा, तभी तो लोग उससे पैसा नहीं लेंगे, मतलब अन्य बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे और अन्य बैंकों से लोग पैसा नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ कम नहीं होगा, अधिक हो जाएगा, बैंक दर अधिक हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है। बैंक दर कम होने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति मनी सप्लाई बढ़ जाती है और लोग अधिक खर्च करते हैं, ये एकदम सही है। बैंक रेट कम रहता है, बैंक रेट कम रहता है तो लोग लोन बड़ी लेते हैं, और लोन लेने के बाद उनके पास हो जाता है पैसा और दबा के खर्च करते हैं, जो मन में आता है वो खरीदते हैं, तो ये सही हो जाता है ना। तो इस तरह से क्या सही है, एक गलत है, किसमें, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक गलत है लेकिन आर सही हो जाता है, आर सही हो जाता है। और यहाँ से तो साइंस हालांकि हम ही आपको कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार एसआई मेंस का सेट नंबर 3, जिसमें अभी साइंस, मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं साइंस वाला क्वेश्चन, उसके बाद मैथ, फिर रीजनिंग कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि जल H2O एक यौगिक है, तो जल जो है वो
H के 2 अणु और प्लस ऑक्सीजन के 1 अणु से मिला है, यानी कि ये अनुपात में मिले हुए हैं, तो एक तरह से ये यौगिक ही बनाता है, तो सही हो जाता है। इसके अवयव जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है, तो हाँ एकदम सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, वो विद्युत अपघटन के माध्यम से किया जाता है। और विद्युत अपघटन क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, भौतिक अभिक्रिया से इसे अलग नहीं किया जा सकता। तो कथन और कारक दोनों सही हो जाते हैं। और यहाँ यौगिक है, यौगिक को ही अलग करने की बात की जा रही है, तो हालांकि ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं, तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे की बात कर लें हम लोग 59 नंबर, तो सूची मिलान करना है, यहाँ पे सूची का मिलान करना है, तो कर लेते हैं। पुतली का क्या काम है, तो पुतली प्रकाश को हालांकि एक तरह से नियमित और नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा यही निर्धारित करता है। रेटिना प्रतिबिंब बनाता है, तो जहाँ चित्र बनता है उसे कहते हैं लेंस। लेंस ये प्रकाश को केंद्रित करता है, ठीक है, प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। और कॉर्निया का क्या काम है, तो हालांकि ये आगे का एक पारदर्शी झिल्ली होता है, ठीक है, पारदर्शी झिल्ली होता है। जब हम किसी को आंख दान करते हैं तो कॉर्निया को ही दान करते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 4, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 3 1 4। आगे देखते हैं तनु जिंक के छोटे टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डाला जाता है, तो क्या अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर लें, यहाँ पे तनु जिंक की बात कर रही है, यानी कि Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यदि 2HCl हम लेते हैं और इसका एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, तो जिंक क्लोराइड बनाता है। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होता है, तो ये एक तरह से हाइड्रोजन गैस निकलता है, सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे की बात करें हम लोग 61 का, तो यहाँ क्या कह रहा है, तो तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, एक तो हमसे दूर हैं, और जब उनका प्रकाश हमारे वायुमंडल में पहुंचता है तो हमारे वायुमंडल में अलग अलग लेयर पे वायु का घनत्व कहें, तापमान कहें, या ये सब अलग अलग होता है। तो जब ये वायुमंडल में पहुंचते हैं तो इनके प्रकाश का एक तरह से परावर्तन होता है, यानी प्रकाश मुड़ता होता है, ज़्यादा घनत्व में जाएगा, कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व में जाएगा तो मुड़ जाएगा, तो इस तरह से अपवर्तन होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन का मतलब एक तरह से कहें तो प्रकाश का बिखराव होना। जैसे क्या होता है, तो आकाश का नीला होना, आकाश जो नीला दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन कहें तो कोई जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पे टकराता है तो टकरा के वापस आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। विवर्तन क्या हो जाता है, तो किसी धातु के जो कोना होता है, कोने से प्रकाश का टकरा के एक तरह से बिखरना ही विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनन कोशिका या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होना। तो यहाँ पे कोशिका का विभाजन हो रहा है, तो वही सही हो जाएगा, ठीक है, एक कोशिका का 2 कोशिका में विभाजित होना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोशिका विभाजन हो जाएगा। 2 तरह की कोशिका विभाजन होता है, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, ठीक है। कोशिका का विभाजन 2 प्रकार से होता है। कोशिका संश्लेषण क्या होता है, तो कोशिका संश्लेषण में, ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं, जैसे प्रोटीन बनाना हो, ग्लूकोज से प्रोटीन बनाना हो तो वो बन जाएंगे। कोशिका श्वसन क्या होता है, तो भोजन से ऊर्जा बनाना, एक तरह से ग्लूकोज से ऊर्जा बनाना। कोशिका किंडवन क्या होता है, तो कोशिका किंडवन जो होता है ना, वो वायु की अनुपस्थिति में ऊर्जा का बनाना, एक तरह से किंडवन कहलाता है। कथन और यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। कथन में क्या कहा गया है, तो एक वस्तु का एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो इस स्थिति में उसका वेग एक समान होता है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। वेग कभी अगर वृत्तीय गति किया जा रहा है, वृत्तीय गति किसी वस्तु से, तो हर जगह वेग समान नहीं होता, जब दिशा बदलेगी तो वहाँ पे वेग बदल ही जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो वेग जो होता है, वेग वो होता है सदिश राशि, और सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ठीक है, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, और दिशा और परिणाम में से कोई भी एक में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक तरह से वेग परिवर्तित हो ही जाएगा। तो हमारा एक तरह से बात कहें, एक तो गलत है लेकिन 2 सही है, यहाँ पे 2 सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, और दिशा बदलने पर वेग बदलता है,
तो ये सही हो जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए गलत और निष्कर्ष यानी आर सही है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। फिर आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, यदि एक सीधी धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भैया विद्युत धारा जितना बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का उतना ही एक तरह से कहें तो विस्तार भी हल्का होगा और मजबूती भी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। जैसे ही ये धारा इंक्रीज होगी ये भी इंक्रीज हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ जाता है, यह बढ़ जाएगा। सही ऑप्शन हमारा हो जाता है। फिर बात करें तो मस्तिष्क में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जिसे शॉर्टकट में सीएसएफ कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो बात करें सीएसएफ का, तो सीएसएफ का जो कार्य होता है ना, वो हालांकि ये जो होता है रंगहीन द्रवीय पदार्थ होता है जो मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है ना, तो जो रीढ़ की हड्डी हो या मतलब ब्रेन होता है, मस्तिष्क हमारा होता है, उसके बाद हड्डी जो होता है उसके बीच में ये रहता है, जो चोट लगने से बचाता है मस्तिष्क को। जब अचानक झटका लगे सर पे तो हालांकि मस्तिष्क भी हिलेगा। मस्तिष्क तो ना ही द्रव है और ना ही ठोस है, एक तरह से कहें तो प्लाज्मा टाइप का होता है, लेकिन वास्तव में प्लाज्मा होता नहीं है, तो उस टाइप का है, तो वो हिलता रहता है। तो कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि ब्रेन दिमाग की जो हड्डी होती है, ये खोखली हड्डी, उससे टकराने वाली स्थिति भी आ जाती है, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने का ये कार्य करता है, यानी मस्तिष्क को सुरक्षा देता है, ठीक है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह मस्तिष्क के भागों को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है, तो एक तरह से ये सही नहीं होगा। यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों और चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये सही हो जाएगा। मस्तिष्क को बाहरी झटके जब लगते हैं, ठीक है, बाहरी झटके जब लगेंगे तो हालांकि मस्तिष्क को ये हड्डी से टकराने से ये रोकता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। कथन और निष्कर्ष में रंध्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया का नियंत्रण करने वाली कोशिका को गार्ड कोशिका कहते हैं। एकदम सही बात है, यानी द्वार कोशिका कहा जाता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जब रंध्र बंद होते हैं तो गार्ड कोशिकाएं बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। जब रंध्र बंद होता है तो गार्ड कोशिकाएं द्रव को बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाती हैं, ये सही बात है। ये एक तरह से गार्ड कोशिकाएं जो होती हैं ना, गार्ड कोशिकाएं सिकुड़ती भी हैं और फैलती हैं। गार्ड कोशिकाओं में से जब द्रव बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ जाएंगी, फिर से द्रव जब अंदर जाएगा तो ये फैल जाती हैं, तो दोनों काम हो जाता है, तो ये दोनों सही हो जाते हैं। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं ट्रेकोमा जो किससे संबंधित है, तो आँख से संबंधित है। ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है जो खराब स्वास्थ्य और सफाई के परिणाम स्वरूप होता है। यह निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है, तो ये नेत्र को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा नेत्र से संबंधित बीमारी है। हालांकि जब ये बीमारी होती है तो आंखों में खुजली, जलन होता है, कभी कभी तो अंधापन भी हो सकता है, ठीक है, आदमी अंधा भी हो जाता है इस स्थिति में। आगे की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत जाहिर सी बात है कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती है, जहाँ अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे अवायवीय तरीके से ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है वहाँ पे। तो वह अवायवीय, किंडोन भी अवायवीय होता है, ठीक है, लेकिन वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ये इससे संबंधित नहीं है, ये भोजन के तौर पे CO2 और जल वगैरह लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्रकाश संश्लेषण हमारा सही ऑप्शन डी हो जाता है। फिर बात कर ले धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो धारावाही जो परिनालिका होती है, ठीक है, इसके भीतर की बात कर रहा है। तो भीतर क्या होता है ना, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जब ये चलती है विद्युत चुंबक, तो ये सीधी रेखा में एकदम चलती है, सीधी रेखा में, और एक दूसरे से समानांतर, कभी टकराती नहीं है। दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर सीधा और समानांतर चलती है, और यहाँ उत्तर के ध्रुव से निकलता है और फिर बाहर की तरफ से जाके फिर दक्षिण से ये घुस जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो
तो यहाँ पे अंदर की बात कर रहा है, धारावाही नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो सीधा होता है और समानांतर होता है। बाहर की तरफ सीधा और समानांतर नहीं होगा, लेकिन अंदर वाला बात कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, समानांतर और सीधा। फिर बात कर रहे हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन का। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के अध्ययन में डैश पादप का उपयोग किया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मटर के पौधों का, मटर के बौना, मोटर, ये अलग अलग प्रकार के मोटर का इन्होंने लिया और उसका प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। पिता कहें तो जनक कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। एक समान वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति हो रहा है एक समान, इसके लिए कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, तो ये गलत हो जाता है और यही हमारा सही आंसर होगा। वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता ही है। शरीर की गति स्थिर रहती है, ठीक है, शरीर का वेग लगातार बदल रहा होता है। तो देखो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं पहले ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, तो ये गलत है। अब वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, अब यहाँ से यहाँ कोई ए है और यहाँ से यहाँ गया है बी तक, ए से बी तक हमको जाना है, तो दूरी हम तो ऐसे तय करेंगे, जैसा जैसा रास्ता मिलेगा वैसे वैसे तय करेंगे, लेकिन विस्थापन तो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है। विस्थापन एकदम सीधा होता है और दूरी तय करने के लिए हमको जैसा रास्ता मिलेगा उसी रास्ते से जाना होता है। तो विस्थापन और दूरी एक नहीं हो सकता, बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे देखते हैं, लेंस की पावर का माप किसके द्वारा किया जाता है। तो लेंस की पावर का माप डायोप्टर के माध्यम से किया जाता है, डायोप्टर, ठीक है। पी यानी पावर को पी बराबर 1/f होता है। एम्पियर विद्युत धारा को मापता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता को मापता है, केल्विन तापमान को मापता है, ठीक है। ये सब उसकी इकाई हो जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, जो अल्फ्रेड नोबल थे, अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने ही 1867 में क्या किया था, तो ये डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ था, डायनामाइट का, और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज की हालांकि शुरुआत हुई थी 1901 में, इन्हीं के नाम पे, नोबेल के नाम पे, हालांकि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। तो सही ऑप्शन ये हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो इन्होंने हालांकि तड़ित, इनको खास करके जो बिजली रॉड होती है, ठीक है, लाइटनिंग रॉड, उसकी खोज के लिए इनको जाना जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। और रुडोल्फ डीजल को तो ये डीजल इंजन जो होता है उसकी खोज के लिए जाना जाता है। और थॉमस अल्वा एडिसन जो है, इन्हें बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। और फोनोग्राम जो होता है, फोनोग्राफ, उसके लिए जाना जाता है। फिर बात कर लें कथन और कारक का। कथन और कारक में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वह खनिज आवश्यक कच्ची सामग्री है, ठीक है, ये सही हो जाता है। कच्ची सामग्री के तौर पे यही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और पोषक तत्व जो होता है प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत होता है, तो ये गलत हो जाता है। ऊर्जा स्रोत का ये कार्य नहीं करता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में मात्र और मात्र सूर्य का प्रकाश ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश ही मात्र होता है और नहीं होता है। लेकिन ये जो होता है पोषक तत्व, तो ये भोजन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाता है और पहला ही सही हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन के तौर पे CO2 और H2O और कुछ खनिज अवयव जो होते हैं उसको ग्रहण किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत है वो प्रकाश हो जाता है, न कि पोषक तत्व। तो हमारा क्या हो रहा है, ए सही और आर गलत हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में ए सही है, आर गलत है। आगे की बात करें 75 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लोहा का, लोहा प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम, क्रोमियम प्लस निकेल का प्रयोग किया जाता है, निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निकेल का
प्रयोग किया जाता है। अब बात करें, लोहा तो हालांकि मुख्य उसमें का अवयव होता ही है। कार्बन जो होता है, कार्बन ये एक तरह से बात करें तो ये कठोरता के लिए जाना जाता है, कठोरता के लिए। निकेल जो होता है लचीलापन के लिए, उसमें लचीलापन प्रदान करता है। और ये क्रोमियम जो होता है ना, सुरक्षा प्रदान करता है। एक तरह से कहे तो जंग लगने से रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो जब समूह यानी आवर्त सारणी में नीचे की ओर डाउन टू ग्रुप आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों खो जाते हैं। तो यहाँ समूह में ऊपर से नीचे समूह में जाया जाता है, तो वहाँ पे एक तरह से कहा जा रहा है कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन और बाहरी समूह होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों आसानी से खो देता है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा ना, जैसे ऊपर है तो जैसे एक लेयर या दो लेयर है समूह का, जैसे जैसे नीचे आएगा तो लेयर बढ़ता जाएगा और लेयर बढ़ता जाएगा और केंद्र से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो केंद्र ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे रखता है, और दूरी बढ़ने के कारण इनके बीच जो आणविक बल होता है वो कमज़ोर होते जाता है। तो इसलिए ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जल्दी खो देता है। जैसे जैसे नीचे आएगा लेयर बढ़ेगा, फिर दूरी बढ़ेगी केंद्र से, और दूरी केंद्र से बढ़ेगी तो हालांकि आणविक बल कमज़ोर लगेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन खोना शुरू कर देगा आसानी से। तो कौन सही हो जाएगा, तत्व निष्क्रिय है, नहीं, गलत हो जाता है। अंतरतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं तो ये सही हो जाता है। अंतरतम नहीं, ये भी गलत हो जाए, अंतरतम नहीं। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे निकट होता है तो ये भी गलत हो जाता है। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे एक तरह से कहें तो अधिक दूर होता है, ये सही हो जाएगा। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होता है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील कौन सा होता है वो देख लेते हैं। जल में, जल की बात करें तो गई भैंस पानी में, यानी कि बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, तो ए, डी, ई, के। यहाँ बी में देखिएगा कि सभी प्रकार के जो विटामिन बी होते हैं वो सब जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में ए, डी, ई, के। इसीलिए जो भी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं ना, वो शरीर में इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। तो नींबू वगैरह हम लोग लेते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तो हर रोज़ लेंगे तो हर रोज़ हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहेगा। लेकिन जैसे हम छोड़ देंगे तो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये विटामिन शरीर में रुकता नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे हमारा रेटिना का कार्य है। रेटिना का क्या कार्य होता है भैया, तो रेटिना जो होता है आंख के पीछे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला है ना, जहाँ पे प्रतिबिंब खास करके बनता है। और प्रतिबिंब बनता है ना, तो रेटिना को तो पता नहीं रहता ये किसका चित्र है, किस प्रकार का चित्र है। तो रेटिना क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है और उस प्रतिबिंब को भेज देता है दिमाग के पास कि भैया जरा पहचान तो ये किस चीज़ का चित्र है और कौन है ये। तो पहचान के फिर बताता है कि ये इस इंसान का या इसका चित्र है। ठीक है, तो यही काम होता है रेटिना का। तो लेंस को अत्यधिक प्रकाश कारण नुकसान से बचाने के लिए आंखों के पलकों को बंद करता है, तो ये गलत है। यहाँ पे प्रकाशग्राही कोशिकाओं के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को ये क्या करता है, तो संसाधित करके यह कौन सी तस्वीर है इसका निर्णय लेने के लिए मस्तिष्क के पास भेज देता है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है। पहले समझते हैं एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है। तो भैया देखो, एक लिंगी की बात करें तो एक पुष्प जो होता है उस पुष्प में एक नर होगा और अलग पुष्प में मादा होगी, यानी कि मादा और नर एक ही पुष्प में न रह के अलग अलग रहते हैं। पौधों में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही पुष्प में नर भी पाया जाता है और मादा भी पाया जाता है, लेकिन एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी, उसमें खास करके क्या होता है, तो नर वाला पुष्प अलग रहेगा और मादा वाला पुष्प अलग रहेगा। नर वाला अलग और मादा वाला अलग रहेगा, यानी अलग अलग, एक फूल में एक ही लिंग रहेगा। ठीक है, तो देखो एक लिंगी होता है ना, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है उभयश्रयी, एक मिनट, उभय लिंगाश्रयी
और दूसरा होता है एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी। उभयलिंगी अलग हो गया, उभयलिंगाश्रयी अलग हो जाता है, ठीक है, उभयलिंगाश्रयी अलग हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें उभयलिंगाश्रयी में एक पौधे में, सेम पौधे में एक फूल में मादा रहेगा और एक फूल में पुरुष नर रहेगा, नर वाला, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर रहेगा। और इसमें क्या होता है ना, इसमें अलग अलग फूल में मादा और लिंग रहेंगे। एक फूल में एक ही रहेंगे मादा या लिंग, लेकिन इसमें अलग अलग फूल में अलग अलग पौधों के फूल में, इसमें एक ही पौधा के अलग अलग जो फूल होते हैं उसमें मौजूद रहते हैं, ये होता है, ठीक है। और देखो द्विलिंगी होते हैं ना, द्विलिंगी जो होते हैं, द्विलिंगी में इसमें एक फूल में दोनों मिल जाएंगे, एक फूल में दोनों नर और मादा दोनों मिल जाएंगे, तो इसे द्विलिंगी कहते हैं। यानी एक ही फूल में दो लिंग, द्विलिंगी, एक फूल में एक ही लिंग, एक लिंगी। और एक लिंगी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक ही पौधा में अलग अलग फूलों में नर मादा रहते हैं, उसे उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। और अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्प में नर और मादा रहे तो उसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना जीवों में भी ऐसा होता है, जीव में जैसे केचुआ हो गया ना, तो केचुआ में दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा। केचुआ हो गया, घेंगा हो गया, जोक हो गया, इसमें एक ही शरीर में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। केचुआ का अगर देखना तो बीच वाला हिस्सा से कटे जैसा, जैसे कट के जोड़ा गया हो ऐसा दिखता है, तो एक तरफ नर होता है, एक तरफ मादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जीवों में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी हैं? तो ये मक्का हो जाता है, खीरा हो जाता है, अंजीर हो जाता है और तरबूज हो जाता है, ये हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, गुलाब जो है ये द्विलिंगी है, द्विलिंगी। तो गुलाब सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इधर देखें तो इसमें भी है, ये द्विलिंगी है। तो ये नहीं होगा, 1 2 और 3 ये नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे की बात कर लें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर को चेचक के खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की थी, एंथ्रेक्स की टीका की खोज की थी, साथ में लुई पास्चुराइजेशन का हालांकि इन्होंने आविष्कार किया था। पेनिसिलिन की खोज के लिए फ्लेमिंग को जाना जाता है, जॉन हंटर इन सब से संबंधित नहीं है खोज वगैरह से। फिर देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। अब तो आ गया भैया मैथमेटिक्स हम लोग देख लेते हैं। देखो अब कथन पे विचार करते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 5.6 चेक कर लेते हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य कौन कौन से हो जाते हैं? 2 3 5 7 और 11। 11 7 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28। तो 28/5 करेंगे तो 5 5 25 और 5 6 30, एकदम औसत 5.6 आ जा रहा है। तो ये सही हो जाते हैं। ये 5 रुपये 6 रन और 7 घंटों का औसत, हालांकि ये देखो रुपया सब रहता है या रन सब रहता है, घंटा सब रहता है, तो औसत निकाला जा सकता था, सब अलग अलग हैं, तो ये नहीं निकाला जा सकता। 4 रुपये 2 रुपये 10 पैसे और 50 पैसे के औसत इतना होंगे। तो देख लेते हैं, 4 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दिए, 2 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 और 20 30, इन सबको जोड़ देते हैं, 0 3 यानी कि 630 आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 4 4 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 5 20 हो गया और 30, 4 5 20, 4 7 28 और 5 चौको 157.5 आ रहा है, एकदम सही है, 157.5 सही हो जाता है। तो 1 और 3 हमारा सही है, किसमें है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये हालांकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक 2 4 ऐसे डाल दिया जाता है ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका बेस कैसा होने वाला है मेंस एग्जाम का। हालांकि प्री से ही रिलेटेड मेंस होता है तो इसीलिए डाला जाता है, इसको अन्यथा में आप लोग नहीं लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 7 सेमी त्रिज्या के एक गोला, 7 सेमी त्रिज्या तथा 7 सेमी ऊंचाई वाला बेलन और 7 सेमी त्रिज्या एवं 7 सेमी ऊंचाई के शंकु को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चेक कर लेते हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 पाई r स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 पाई का मान 22/7 होता है, r स्क्वायर यानी कि कितना है गोला? तो गोला 7 सेमी त्रिज्या है, तो 7 × 7, 7 से 7 कट्टी, 7 चौको 28, 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56 5 61,
इतना आ रहा है 616, 616 है, एकदम सही है, एकदम सही है। दूसरा, शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 करते हैं, पाई का मान रख देते हैं, आर ये इसका भी 7 ही है, यहाँ है 7 सेमी त्रिज्या और 7 सेमी ऊंचाई वाले शंकु, तो इसका भी 7 × 7 × हाइट भी 7 है, तो 7 से ये कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं और इसको गुणा करेंगे। 7 7 49, 49 दूनी 98 के 8 और 49 दूनी 98, ठीक है। ये नहीं आएगा, वैसे कट कीजिएगा तो नहीं आएगा। शंकु का आयतन सेम इतना नहीं है, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उसको कट करिएगा तो यहाँ पे लगभग 308 नहीं आएगा, अलग ही आएगा, तो ये गलत हो जाता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। गोले का आयतन, गोले का आयतन कैसे निकालते हैं भैया? तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। रख देते हैं 4/3, पाई का मान 22/7, 22/7 ठीक है। और आर क्यू है, तो आर कितना है गोले का? तो वही है 7, ठीक है, 7 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट्टी, ठीक है, 7 7 49 और यहाँ से और भी कटने वाला है क्या? 2200 को 88, 88 × 7 करेंगे, 2200 को 88 कर दिया, 88 × 8 7 56, 8 7 56 5 61 हो गया। और इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 6 के 42 का 2, 7 एकम में 7, 4 11, 7 6 के 42 और 42 1 43। इसको 3 से भाग करते हैं, अब 3 बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम में 3, 3 चौको 12, 3 3 9, 3 3 9, 9 2 11, 3 7 21 और 3 3, इतना आ रहा है क्या? 1437.33 आ रहा है गोले का आयतन। ये भी सही है, ठीक है, यानी कि एक सही है, दो सही है, दो गलत है, 3 सही है। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना रहेगा तो नहीं रहेगा इतना, ठीक है, इतना नहीं रहेगा, ये गलत हो जाता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग शुरू में ही निकाल दोगे थे, 616 होगा, तो यानी कि 1 और 3 सही है। किस में है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 1 और 3 ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर का औसत वजन 98 kg है, तो पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर का संयुक्त औसत 98 है, तो संयुक्त कितना हो जाएगा? तो लगभग 36 18, 2 3 6 कम कर दें तो 174 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है यदि पी और क्यू का औसत वजन 54 kg है, पी प्लस क्यू का औसत वजन 54, यानी कि 54 दूनी 108 संयुक्त वजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पी क्यू, यहाँ पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर दिया है, यहाँ पे पी क्यू दिया है। अगर पी क्यू आर में से पी क्यू घटा दे तो आर का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखो घटा दिए आर का मान निकालने के लिए, तो 14 में से 8 घटाएं तो 6 और फिर यहाँ 6 तो बचा हुआ 66 आ रहा है, आर का मान 66 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये हो गया, और Q और R का औसत 48 है, Q प्लस R का औसत 48 है, तो योग कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है तो Q का वजन कितना होगा? तो Q का वजन देखो यहाँ पे निकालना है, तो Q प्लस R, R का हम लोग मान ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हुए हैं 66 इक्वल टू हो रहा है 96। अब देखो Q बराबर कितना हो जाएगा? 66 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 96 माइनस 66 कितना बचा? तो 30 kg सही आंसर हो जाएगा। किस में है 30 kg? तो ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 64,000 रुपये का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से लेकर 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज, तो देखो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P × R × T/100, यही होता है PRT, मूलधन दर और समय। तो यहाँ पे दिया है 64, मूलधन है 6400, ठीक है, दर है, दर कितना है? 6% है, और 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक अगर काउंट करें, ठीक है, सभी दिन को, तो टोटल दिन निकल के आते हैं कितना? तो टोटल निकल के आएंगे 146। तो बटे में क्या कर देंगे? 100 तो बटा होगा ही, साथ में यहाँ दिन का ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो टोटल साल नीचे लिखेंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं,
लीफ वर्ष में 66 हो जाते हैं, लेकिन ये 22 लीफ वर्ष नहीं है। ब्याज निकालना 146 दिन का, एक साल में टोटल दिन होते हैं 365। बस यही अब सॉल्व कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इन सब को कट कीजिएगा तो आप लोग का आंसर इतना आ जाएगा, ऑप्शन ए। कट करके चेक कर लीजिएगा, 153.6 आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 175 शेयर से वार्षिक आय का आय क्या होगा। देखो टोटल शेयर है 175, ठीक है। वार्षिक आय क्या होगा, जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपया है। देखो तिमाही लाभांश यहाँ पूछ रहा है, एक शेयर का तिमाही लाभांश 3 रुपया है, ठीक है। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, तो गुणे 4 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 4 गो तिमाही होता है, तो 4 तिहाई 12, यानी कि एक शेयर पे 12 रुपये लाभ हो रहा है। तो टोटल शेयर कितने हैं, 175 हैं, तो 175 में 12 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 12 पचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 कम में 12 9 21, इतना रुपया निकल के आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी जाती है, ताश की बात कर रहा है ना। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित्र वाला टोटल पत्ते होते हैं 52, टोटल प्रायिकता को कभी भी नीचे लिखते हैं, ठीक है। और उसमें चित्र वाला कितना होता है, तो गुलाम, बेगम और बादशाह, यानी कि 12, एक में 4 4 होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट रूप में लिख दें तो ये 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 से 13 बार में, है ना। तो 3/13 सही ऑप्शन हो जाएगा, 3/13 सही ऑप्शन हो जाता है। फिर आगे की देख लेते हैं, आगे की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो आप लोगों को कमेंट में लिख देना है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही है ना, हाँ चलो ये देख लेते हैं। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3 और 1 है, तो उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। पिता का आयु मान लेते हैं 3x और पुत्र का x मानते हैं, और यहाँ पे कह रहा है उनका गुणनफल, तो पुत्र का x माने और दोनों का गुणनफल गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद 147 आएगा। वही यहाँ पे कहा है, अनुपात इतना है, उनके आयु का गुणनफल 147 है, ठीक है। हम इसका सीक्वेंस बना दिए। अब देखो इसको गुणा करेंगे 3x और x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 147। अब x स्क्वायर बराबर 147 बटे 3, 3 चौको 12 और 3 9 27, 49 बार में कट गया। x स्क्वायर निकल के आया 49, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 7 हो गया। अब देखो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, कितना, तो इतना, तो x का मान निकल के आया 7, तो पिता का ये माने थे और पुत्र का ये माने थे, तो पिता का हो जाएगा 21 और पुत्र का हो जाएगा 7। अब यहाँ पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 21 में 5 जोड़ दिए 26 हो गया, और 7 में 5 जोड़ दिए 12 हो गया, और इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि मिनिमम रूप लिख देंगे, तो काट देंगे इसको कितना में, तो 13 से 2 बार में, और ये 6 से, और इससे अब नहीं कटने वाला है, यानी कि 13 और 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है राजू और अभय ने एक व्यवसाय में निवेश किया, ठीक है। लाभ को इतना में विभाजित कर लिया, लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया है। यदि राजीव को कितना दिया है, राजीव ने 40,000, ठीक है, 40,000 रुपये निवेश किए, तो अभय का पूछ रहा है। तो भैया अभय देखो यहाँ देखेंगे जिस रेशियो में इन्होंने निवेश किया उसी रेशियो में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट निवेश के रेशियो में ही हुआ। अब देखो राजीव ने 40,000 निवेश किया, तो 2 उसका है, तो इसका 1.5 गुना तो ये है, तो 1.5 गुना इन्वेस्ट भी होगा, तो 40 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही लगभग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 टॉप रहते हैं, बाकी सब इजी ही क्वेश्चन रहता है आप लोग का
खास करके बिहार दरोगा के लिए। और बिहार एसएससी में तो मैथ भी टॉप हो जाता है, रीजनिंग भी टॉप हो जाता है, कुछ कुछ इसमें इजी क्वेश्चन देता है ज़्यादातर, क्योंकि इसका मेन पोर्शन जीके जीएस रहता है। आगे ये 89 नंबर देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के इतना शेयर खरीदता है यदि वह वर्ष के अंत में, यहाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लगता है चेंजिंग हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी, ये थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे क्वेश्चन, हालांकि इसको भी हम लोग देख लेते हैं, दो क्वेश्चन सेम ही हो गया है। रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के इतना शेयर खरीदता है यदि वह वर्ष के अंत में इतना रुपये लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या होगी। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिला होगा, क्योंकि एक ही टाइप का दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के इतना शेयर खरीदता है यदि वह वर्ष के अंत में इतना रुपये लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या होगी। तो सिंपल तरीका है, 25 रुपये मूल्य के इतना शेयर खरीदता है, 450 गुने 25 कर देंगे, है ना, इतना रुपये का लाभांश करता है तो लाभांश की दर, अब टोटल देखो 450 है गुणे 25, लाभ इसको ऊपर लिख देंगे 675 और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे, हो गया परसेंटेज वाला ही, हालांकि ये क्वेश्चन है, ओके। तो अब देखो इसको कट करते हैं, तो 25 दूनी 50 बचा 175, 25 सत्ते ये कट गया, है ना, 9 3 27, 9 5 45, अब तो कटने वाला नहीं है, ये 50 से ये दो बार में, 3 दूनी 6%, 6% इसका आ रहा है आंसर, 6 ये वाला हो जाएगा, 6 ये वाला। आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो किसी संख्या के 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देखो, अगर संख्या को हम लोग x मान लें तो किसी संख्या का 1/3, तो x का 1/3 x/3 हो जाएगा, और उसी संख्या का 1/4 तो इसको भी x/4 हो जाएगा। इनका अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो वर्गमूल x माने थे, है ना, x माने थे, तो वर्गमूल को ऐसे लिख देते हैं x, वर्गमूल ऐसे ही होता है, x हम लोग संख्या को x माने हैं तो संख्या का वर्गमूल रूट में x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर हो जाएगा 4x माइनस 3x बटे 4 3 12 बराबर रूट में कितना x, यहाँ 4 में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, इधर लिख देते हैं x/12 बराबर रूट में x। अब देखो रूट को हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा, दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे, या इसको मिटा देते हैं। अब देखो इधर स्क्वायर किए तो इसका रूट हट गया, इधर x बचा, इधर ऊपर का x स्क्वायर हो गया, बटे 12 बढ़िया 144 हो गया, और इधर x से ये दो, यहाँ पे 2x है तो एक x कट गया, तो x का मान 144 आ गया, ठीक है, 144 हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्थांश निकालने के लिए, बहुत इजी है, चलो कर लेते हैं हम लोग। x का मान इतना है, अब देखो चतुर्थांश निकालने के लिए मान लो पहली संख्या a है, दूसरा b, तो ऐसे c और d ऐसे लिखते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा करके इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान सब में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए तो 24 हो जाएगा, ये पहला हो गया। उसके बाद रेशियो 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 हो जाएगा, फिर समानुपात, और 6 में 3 जोड़ दिए तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे d चतुर्थांश को माने हैं, यानी कि चतुर्थानुपाती d ही है। तो अब देखो ये एक गुणज है और ये एक गुणज है, यानी 8 गुणे 9/24, यहाँ 24 रहेगा, ठीक है, 21 3 24 होता है। अब देखो 8 3 के 24 3 3 के 9, डी का मान यानी कि चतुर्थानुपाती का मान 3 निकल के आ गया, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441, प्लस क्या किया है तो 4 कर दिया है, वैसे ही 24 24
576 होता है, और 576 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है 580, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है तो देखो, विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। 16 नवा 144 होता है, -5 कर दिया, 139 आ गया। 25 सते 175 हुआ, इसमें माइनस नहीं किया है, सेम वही लिख दिया है। ठीक है, 12 सते 84 -5 कर दिया है। तो ये सेम इसी पैटर्न पे बने हुए हैं, लेकिन ये अलग हो जाता है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, एक निश्चित कुट भाषा में ओल को और उल्लू को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, और क्रॉ को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में रॉबिन को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। अगर देखें इसको, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, डब्ल्यू का 23, एल का 12, सबको जोड़े तो 5 3 8 2 10, 2 2 4 1 5, 50 आ रहा है। यहाँ है 150, यानी इसमें 3 से गुणा किया है, यानी कि 150 हो गया। अब यहाँ पे क्रो को जोड़ते हैं, सी का 3 हो गया, और आर का 18 हो गया, ओ का 15 और 23 हो गया डब्ल्यू का। 8 3 11, 11 11 5 16 3 19 का 9। ठीक है, 2 2 4 1 5 59 18। इसमें क्या करेंगे तो ये 4 संख्या है, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से। तो 9 चौको 36 और 5 चौको 20 3 23, 236 है क्या, 236 है यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें वही प्रक्रिया अपनाया है, सबको जोड़ के 5 से गुणा कर दिया है, हो गया ना, सबको जोड़ के। तो 18 जोड़ देंगे, 18 15 2 9 2 11 एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद 14, अब जोड़ देते हैं 4 1 5 5 10 18, 4 4 4 4 1 5, 58 आ रहा है। तो 58 गुणे कै गुआ, यहाँ पे अक्षर है तो 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 8 5 40 और 5 25 25 4 29 आ रहा है। 290 290 किस में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 1 3 10 41 और क्वेश्चन मार्क और इतना इतना, यहाँ इसका मान निकालना है। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, 1 गुणे 2 + 1 कर दिया है, यानी कि 3 कर दिया है। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 + 1 करेंगे, यहाँ पे यही हुआ, 3 आया है। तो देखो 3 का 3 से, पहले इसमें 2 से गुणा है, 2 एकम में 2 + 1, फिर इसमें 3 3 के 9 1 10, 10 चौको 40 1 41, तो 41 5 हो जाएगा 41, यानी एक एक अंक बढ़ाता जा रहा है। उस संख्या, जो भी संख्या आ रहा है उसमें गुणा करने के लिए एक एक अंक बढ़ा रहा है और प्लस एक एक अंक जोड़ता जा रहा है। जैसे 2 से 1 में गुणा किया तो 2 एकम में 2 हो गया, +1 कर दिया, 3 हो गया। फिर 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 के 9 1 10, 10 को 4 से +1 कर दिया, फिर इसको 5 से गुणा करेंगे। तो 41 को हम लोग 41 को 5 से गुणा करें या +1 करेंगे, 5 एकम में 5, 5 चौको 20 और इसमें +1 कर दें तो 206 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें 6 से गुणा करके, 206 में 6 से गुणा करके +1 करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर 206 आ गया है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, बहुत ईजी है। सभी कागज स्टेशनरी हैं, यहाँ पे कागज कर देते हैं, सभी कागज स्टेशनरी, ये कागज हो गया, ये स्टेशनरी हो गया, है ना। सभी कागज स्टेशनरी हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं, तो ये वाला कुछ कागज पुस्तक है, ये भी बना लिए। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ स्टेशनरी कागज हैं, तो देख लेते हैं कुछ स्टेशनरी कागज हैं, तो हाँ ये वाला हिस्सा तो कागज है, ये है भैया कागज वाला, स्टेशनरी वाला कॉमन हिस्सा है, तो ये सही हो जाता है। कोई भी स्टेशनरी कागज नहीं है, कोई भी स्टेशनरी कागज नहीं है, ये गलत है, काहे की है। कोई भी पुस्तक स्टेशनरी नहीं है, पुस्तक कहाँ है, यहाँ स्टेशनरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कागज वाला ये हिस्सा तो पुस्तक है ना, तो यही वाला हिस्सा हो सके इसमें हो, इसमें भी हो सकता है, तो इस तरह से ये गलत है। यहाँ नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, दोनों है। संभावना हो सकता है, अगर रहता तो सही हो जाता। कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ पुस्तक कागज हैं, तो ये वाला हिस्सा दोनों में आता है, तो ये भी सही हो गया। यानी 1 और 4 सही हैं, तो 1 और 4 किस में है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 1 और 4 दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, 7 लड़कियां, ये देखो क्या दिया है, तो 7 लड़कियां मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा, यहाँ पे विपरीत दिशा दिया हुआ है,
की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। अब देखो ये काम लड़कियां ही कर सकती हैं ना, लड़कियां ही ये काम कर सकती हैं। विपरीत, अब देखो गोला है, वृत्त है, तो विपरीत तरफ बैठने की क्या जरूरत है, हम लोग की कठिनाई बढ़ा देती हैं सब। चलो आगे बना देते हैं इसको। क्या कह रहा है, तो इतना इतना लड़कियां वृत्त के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं। विपरीत दिशा में टोटल 7 हैं, तो ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातों को बैठा देंगे। अब देखो, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। काजल लक्ष्मी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अब उल्टा बैठी हैं तो भैया उल्टा चलना पड़ेगा। काजल लक्ष्मी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। काजल को यहाँ करते हैं, तो काजल लक्ष्मी के बाईं ओर से, तो लक्ष्मी को यहाँ बैठाते हैं, तो इसका बाएं बाहर की तरफ मुंह है तो इधर हो जाएगा, ठीक है। अंदर की तरफ मुंह रहता है तो बायां इधर होता है, तो हो गया ये। पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों की निकटतम पड़ोसी है। पायल जो है लक्ष्मी और मानसी दोनों की निकटतम पड़ोसी है, तो पायल को यहाँ रखेंगे, तो पहले से कागज यहाँ मौजूद नहीं है, तो पायल को रखेंगे यहाँ और लक्ष्मी को रखेंगे यहाँ, तभी तो ये संतुष्ट होगा कि पायल, पायल जो है देखना, पायल मानसी, पायल मानसी, ओ यहाँ पे मानसी लिखेंगे, लक्ष्मी तो ऑलरेडी है, ये है। पायल जो है मानसी और लक्ष्मी दोनों के निकट है, तो पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों के निकट बैठ गई, ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। मोनिका जो है लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ किसी एक में रहेगी, तो अभी इसको रहने देते हैं, अभी बाद में इसको करेंगे। आगे देख लेते हैं। आरती काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। आरती काजल के बाईं से दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे बैठ जाएगी। आरती काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठ गई, तो अब ये हो जाएगा मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी है, तो मोनिका लक्ष्मी की नहीं है तो यहाँ होगी, ठीक है। मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो दुइये को स्थान बचा है, ये और ये, तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ तो जरूर होगा। अब यहाँ पे बचा कौन, तो कौन बची है, तो श्वेता, श्वेता को यहाँ बैठा देंगे, हो गया ना। अब बैठ गई सब एक दूसरे के विपरीत मुख करके। अब हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। ये हो ही गया हमारा। अब देखो, पायल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, तो पायल कहाँ गई भैया, तो पायल के बाएं, बाएं तो ऐसे हो जाएगा, तो बाएं से दूसरे स्थान पे श्वेता है। पहले स्थान पे ये, दूसरे स्थान पे श्वेता, ऑप्शन डी सही हो जा रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेन को इतना इतना तथा टायर को इतना इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत सा सिंपल है। देखो, ट्रेन और ब्रेन यही दो गो अंतर है इसमें, बाकी सब कॉमन है ना। तो 4 गो इसमें से, ये तो देख लो किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, ये छोटा वाला किसी में है क्या। अब चारों जिसमें मैच कर दे, सीधा सा समय लगाने की जरूरत नहीं। परसेंटेज प्लस यहाँ गुणा रहेगा, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ गुणा एक रहेगा, डबल प्लस नहीं होगा, ये टाइप मिस्टेक है। ये चारों किस में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, एकदम सही। बाकी 3 में भाग दिया हुआ है, देख रहे हो ना, भाग दिया हुआ है, तो भाग तो इसमें है ही नहीं, भाग है ही नहीं, तो होगा ही नहीं। और टी, जहाँ टी है उसमें भी भाग कहीं नहीं है, तो भाग वाला हिस्सा नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो, ऋतु 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 बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलती है, तो ऋतु को मान लेते हैं बिंदु ए, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से दक्षिण की तरफ चली, कितना, तो 2 किलोमीटर, ठीक है। वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, तो दाएं हो गया इधर, 2 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ आ गई, हो गया। अंत में वह एक बार और दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। बाएं ही मुड़ी, बिंदु बी तक पहुँचने के लिए यहाँ तक 4 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, हो गया। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो देखो यहाँ पहुंच गई है, यानी ए से सीधे 2 किलोमीटर पूरब है, तो पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर आएगी, तभी तो ए पे पहुंचेगी, तो पश्चिम 2 किलोमीटर, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ये भी दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है, यहाँ चित्र वाला हो जाता है। अब देखो दिया है, कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध
नहीं है, तो प्रसिद्ध वाला ये हिस्सा में तो नहीं आएंगे। जो दोनों में हो, जो दोनों में केवल 3 है, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए तो दोनों में केवल 3 है, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिहार एसआई सेट नंबर 3 का डिस्कशन समाप्त होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।